आइंस्टीन मरने के बाद इनके दिमाग को निकाल लिया गया और 20 साल तक एक ही जार में रखा। क्यों? मरते वक्त आइंस्टीन ने एक नर्स को कुछ ऐसा बताया जिससे दुनिया बदल सकती थी। क्या थी वो बात? आइंस्टीन चाहते तो और भी साल जी सकते थे, लेकिन उन्होंने मौत को चुना। क्यों? और आइंस्टीन इतने जीनियस थे कि इनका लिखा हुआ एक पत्र 20 करोड़ 38 लाख रुपए में बिका। ऐसा क्या था उस पत्र में? सब जानेंगे, लेकिन वो बातें जरूर जानेंगे किन बातों ने उन्हें महान बनाया। आइंस्टीन का जन्म मार्च 14, 1879 को जर्मनी में हुआ। जब ये पैदा हुए थे तो इनका सर काफी बड़ा था और डॉक्टर ने इन्हें मानसिक विकलांग तक कह दिया था और कई साल तक ये बोल नहीं पाए। लेकिन एक दिन जब वो अपने पेरेंट के साथ डिनर कर रहे थे तो उन्होंने बोला, द सूप इज टू हॉट, सूप बहुत गर्म है। ये पहले वर्ड्स थे जो आइंस्टीन ने बोले, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने पहला वर्ड्स मिल्च बोला था, जिसका मतलब होता है मिल्क। लेकिन बता दूं, ये दोनों ही बातों का कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं है। बड़े हुए तो उन्हें स्कूल भेजा जाने लगा, जहां टीचर्स ने पाया कि वे अपना काम समय पर नहीं करते और जो भी उनसे पूछा जाता है उसका जवाब बिल्कुल अलग देते हैं। इसलिए एक मैथ टीचर ने उन्हें लेजी डॉग बोला। लेकिन आपको बता दूं, सबसे ज्यादा रुचि अगर किसी सब्जेक्ट में उन्हें थी तो वो मैथ ही थी। तो फिर बात उठती है कि मैथ में इंटरेस्ट था तो फिर साइंस में इंटरेस्ट कैसे आया? तो एक दिन उनके पिता ने, जब वो 5 साल के थे, तो उनको कंपास ला कर दिया और वो सिर्फ यही सोचने लगे कि कौन सी ताकत है जो इस कंपास की निडल को स्ट्रेट रखती है। और यहीं से उनका साइंस में दिमाग चलना शुरू हुआ। आइंस्टीन की याददाश्त बहुत कमजोर थी। वो किसी भी नाम को याद नहीं रखते थे और ना ही उनका फोन नंबर। एक दिन जब किसी पत्रकार ने उनका फोन नंबर मांगा तब वो एक डायरी में खोजते नजर आए। तब उस व्यक्ति ने पूछा, आपको अपना फोन नंबर याद नहीं है? तो आइंस्टीन ने कहा, उन चीजों को याद रखने का क्या फायदा जो कहीं लिखी हुई मिल जाती है। और याददाश्त से जुड़ा उनका एक किस्सा बहुत फेमस है। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी वहां पर टीटी आता है और उनसे टिकट मांगता है। तो आइंस्टीन को वो टिकट याद नहीं था कि कहाँ रखा, इसलिए वो उसे कभी अपने बैग में ढूंढते थे तो कभी अपनी पॉकेट्स में। तब टीटी ने बोला कि मैं आपको जानता हूँ, आपने पक्का अपना टिकट लिया होगा, आप उसे ढूंढने की कोशिश ना कीजिए। कोई बात नहीं। टीटी आगे चल दिया, लेकिन जैसे ही टीटी आगे चला वो फिर इधर उधर अपनी सीट के नीचे उस टिकट को ढूंढते नजर आए। टीटी वापस लौटा, उन्होंने कहा कि आप चिंतित ना होइए, आपको टिकट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तब आइंस्टीन ने कहा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? आइंस्टीन डेली 10 घंटा सोते थे क्योंकि वो पूरे फोकस के साथ अपने काम को करना पसंद करते थे। तभी ईयर आता है 1905, जब उनकी उम्र थी 26 साल और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। ये वो ईयर था जिसे मिरेकल ऑफ पेपर कहा जाने लगा, क्योंकि इसी साल उनकी सबसे प्रचलित स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आई। 1905 में वो 26 साल के थे और उन्होंने ऐसी थ्योरी दे दी थी E = mc², जिसके लिए आज तक उन्हें याद किया जाता है। लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार इस थ्योरी के लिए नहीं मिला था, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करके एक दिन परमाणु बम बनाया जाएगा। जब उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई तो एक पत्रकार ने उनसे उनके प्रयोगशाला के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपने सर की तरफ इशारा करते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिए और उनके उपकरण के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना फाउंटेन पेन उठाया। तब उन्होंने बताया कि उनका दिमाग ही प्रयोगशाला है, उनका ये फाउंटेन पेन उनका उपकरण है। उस ड्यूरेशन में आइंस्टीन प्रोफेसर हुआ करते थे। तब उनके एक स्टूडेंट ने उनसे बोला कि सर, जो इस बार पेपर में प्रश्न आए हैं वो पिछली बार भी आए थे। आइंस्टीन ने बोला, बिल्कुल सही, लेकिन उत्तर इस बार बदल गए हैं। आइंस्टीन एनिमल लवर थे। उन्होंने एक बिल्ली पाली थी और वो बिल्ली अक्सर बारिश के समय में उदास रहा करती थी। आइंस्टीन उन्हें देखकर कहते थे कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन क्या करूं, मुझे ये नहीं पता कि मैं बारिश को कैसे बंद करूं। इतने बड़े साइंटिस्ट बनने के बाद भी आइंस्टीन को कभी भी कार चलाना नहीं आया। उन्हें समुद्री यात्रा करना बेहद पसंद था, लेकिन उन्हें कभी तैरना नहीं आता था। आपने अक्सर आइंस्टीन की फोटोज में ये सिगार देखी होगी। उन्हें सिगार पीने का बहुत शौक था। वो इस चीज से इतना प्यार करते थे कि एक बार समुद्री यात्रा करने के दौरान वो बोट से नीचे गिर गए, लेकिन उन्होंने अपनी सिगार को कुछ नहीं होने दिया। आपके फेवरेट साइंटिस्ट कौन थे?
मोस्टली आप शायद यही कहें कि आइंस्टीन, लेकिन पता है आपको आइंस्टीन के भी एक फेवरेट साइंटिस्ट हुआ करते थे, गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने दूरबीन में काफी सुधार करके ब्रह्मांड का अवलोकन किया था, जिन्होंने बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमाओं की खोज की थी और जिन्होंने प्रारंभिक थर्मामीटर बनाया था जिसे थर्मोस्कोप कहा गया। उनकी इस महानता को देखकर, उनकी इस खोज को देखकर उनके पास कई युवा आते थे और उनसे पूछते थे कि सर, सफल होने का, महान होने का क्या मंत्र है? उन्होंने सिर्फ एक वर्ड कहा, कंटिन्यूटी, यानी कि लगन, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। उसी ड्यूरेशन में आइंस्टीन की पत्नी से सवाल किया गया, क्या आप आइंस्टीन के सिद्धांत को, थ्योरी को जानते हैं? तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं अपने पति को जानती हूँ और उन पर विश्वास किया जा सकता है। आइंस्टीन को कभी भी अपने बाल कटवाने का शौक नहीं था और ना ही उनमें वो कभी कंघी किया करते थे, इसलिए आज जो इनकी हेयर स्टाइल कॉपी करता है उसे जीनियस हेयर स्टाइल कहा जाता है। और 14 मार्च उनके बॉर्न डे को आज भी जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। आइंस्टीन इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद भी काफी साधारण कपड़े पहनते थे और जुर्राब तो वो कतई नहीं पहनते थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, उनकी बचपन में उंगलियां इतनी बड़ी थी कि जुर्राब अक्सर उनसे फट जाया करती थी, इसलिए वो जुर्राब से इरिटेट होने लग गए थे और उन्होंने जुर्राब का त्याग कर दिया। आइंस्टीन से पूछा गया कि सर, तीसरा विश्व युद्ध अगर लड़ा गया तो किससे लड़ा जाएगा? आइंस्टीन युद्ध को बहुत खराब मानते थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही, तीसरा विश्व युद्ध का तो पता नहीं, लेकिन 4th विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आइंस्टीन को इनवाइट किया। तब उन्होंने वहां पर माउंट विल्सन पहाड़ के ऊपर मौजूद वेधशाला को देखा। उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। उन्होंने वहां पर एक बड़ी दूरबीन देखी और वहां पर खड़े एक साइंटिस्ट से ये पूछा कि आप इस दूरबीन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? साइंटिस्ट ने सोचा कि इन्हें शायद कुछ पता नहीं है। तब उन्होंने कहा कि हम इससे ब्रह्मांड के रहस्य को खोजते हैं। तब पत्नी ने हंसते हुए जवाब दिया, कहा, पता नहीं कैसे पर मेरे पति तो मिली चिट्ठियों के पन्ने पर ही ये चीजें खोज लेते हैं। जब वहां गए, काफी लोग उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं और उनकी स्पीच का इंतजार करते हैं। उनका ऑटोग्राफ वो $5 में दिया करते थे और जब वो कहीं स्पीच देते थे तो $1000 लिया करते थे और इनसे मिली सारी संपत्ति को, धन को वो डोनेट किया करते थे। आपने आइंस्टीन की ये फोटो अक्सर देखी होगी जीभ निकालते हुए। एक्चुअल में ये फोटो उनके 72वें जन्मदिन पर ली गई थी, प्रिंस टाउन यूनिवर्सिटी USA के अंदर, और लेने वाले थे आर्थर सेसे, एक फोटोग्राफर। इस ड्यूरेशन में काफी लोग उनसे फोटो मांग रहे थे। वो इतने परेशान हो गए थे कि अचानक उन्होंने एक फोटो के सामने अपनी जीभ निकालते हुए मजाक में फोटो खिंचवा ली। इस फोटो पर आइंस्टीन के सिग्नेचर भी है और इस फोटो को कुछ समय पहले नीलाम किया गया 80 लाख रुपए में। 1952 में आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने के लिए ऑफर दिया गया, लेकिन आइंस्टीन ने मना करते हुए कहा कि मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना, मैं बना हूँ साइंस के लिए। आइंस्टाइन का एक पत्र 2018 में 20 करोड़ 38 लाख का नीलाम हुआ। ये पत्र मरने से 1 साल पहले 30 जनवरी 1954 को एक बुक राइटर एरिक कटकाइन को लिखा गया था, जिनकी बुक का नाम था चूज लाइफ, द बिब्लिकल कॉल टू रिवॉल्ट। उन्होंने ये बुक आइंस्टीन को पढ़ने के लिए भेजी। तब इस बुक के जवाब में उन्होंने ये लेटर लिखा था। उन्होंने इस लेटर में लिखा था कि मेरे लिए भगवान एक कमजोरी से पैदा हुआ लोगों का एक वर्ड है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। बाइबल आदरणीय तो है, लेकिन प्राचीन कहानियों का एक संग्रह है। मुझे कोई भी कितनी भी रहस्यमय चीजें इस चीज पर विश्वास नहीं करा सकती कि भगवान कहीं है। आइंस्टीन 1939 में सोरबोर यूनिवर्सिटी गए थे और वहां पर उन्होंने एक चीज कही कि अगर मेरी थ्योरी सही साबित हो जाती है तो जर्मन मुझे एक आदर्श नागरिक का खिताब देगा और फ्रांस मुझे एक विश्व नागरिक का खिताब देगा, और अगर गलत साबित हुई तो फ्रांस मुझे जर्मन कहेगा और जर्मन मुझे यहूदी। मरने से 2 दिन पहले यानी 1855 16 अप्रैल को डॉक्टरों ने उनसे सर्जरी के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सर्जरी के लिए मना कर दिया। अगर ये सर्जरी हो जाती तो आइंस्टीन कुछ और साल भी जी सकते थे। तब उन्होंने कहा कि मुझे जो करना था मैं कर चुका,
अब प्रकृति को अपना काम करने दीजिए। अगले 2 दिन बाद जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे तब उस वक्त उनके पास एक नर्स मौजूद थी और उस नर्स से उन्होंने कुछ जर्मनी भाषा में बोला। क्योंकि नर्स को वो जर्मनी भाषा नहीं आती थी इसलिए वो उस भाषा को समझ नहीं पाई। हॉस्पिटल का नाम प्रिंस टाउन हॉस्पिटल था और उनके वर्ड्स हमेशा के लिए खो गए। लेकिन कुछ लोगों का मानना था आइंस्टीन ने उस वक्त यूनिवर्स की इक्वेशन के बारे में कुछ बताया था जिसका कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज नहीं मिलता है। मरने के पश्चात डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनका दिमाग उनकी फैमिली के इजाजत के बिना निकाल लिया, जिसके लिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उस दिमाग को उन्होंने 20 साल तक एक जार में रखा और उसकी स्टडी की। तब उन्होंने पाया कि आइंस्टीन के दिमाग में जो सेल्स थे वो एक नॉर्मल व्यक्ति के सेल से कहीं ज्यादा थे, इसलिए वो हमेशा असाधारण सोच रखते थे और सोचते थे। 1999 में सदी की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द सेंचुरी यानी 20वीं सदी का सबसे महान आदमी का खिताब आइंस्टीन को दिया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो शायद आपको हिला के रख दे, गैलीलियो गैली जिनकी मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई, उसके ठीक 1 साल बाद सबसे महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ। वहीं जब जेम्स मैक्सवेल की डेथ हुई 1879 में, उसी ईयर आइंस्टीन का जन्म हुआ 14 मार्च 1879 को। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। आपको कैसा लगा अपने विचार जरूर रखिएगा। मोनालिसा 523 साल बाद भी ये पेंटिंग आज भी दुनिया की सबसे नायाब पेंटिंग है। आखिर क्या है इसमें ऐसा जो इसे बेजोड़ बनाती है? कौन थी ये लेडी मोनालिसा और क्यों इसकी पेंटिंग बनाई गई? इस पेंटिंग को इटली में बनाया गया तो फिर ये फ्रांस कैसे पहुंची और 500 साल से वहीं पर है और तकरीबन 400 साल तक ये पेंटिंग गुमनाम रही। अचानक से 1911 में ये वर्ल्ड की फेमस पेंटिंग बन गई 400 साल बाद। क्या हुआ था 1911 में ऐसा? हैरान तो जब रह जाओगे जब पता चलेगा कि इस पेंटिंग के अंदर एक कोड है, एक सीक्रेट कोड। क्या वो कोड किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा था या किसी खजाने से जो इसको और भी रहस्यमय बनाता था? और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो तब सामने आई जब पता चला कि इसके अंदर एक एलियन रहता है। सच में आज सब बातों का राज जानेंगे। इस पेंटिंग को बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने 1503 में इटली में। लियोनार्डो दा विंसी एक इंजीनियर थे, एक साइंटिस्ट थे, जूलॉजी के ज्ञाता थे, पता नहीं क्या क्या थे, लेकिन आखिरकार उनके हाथ से निकली एक नायाब पेंटिंग। क्यों? और इस पेंटिंग को बनाने में 16 साल लग गए। फिर भी ये पेंटिंग अधूरी रह गई। अधूरी रहने के बाद भी दुनिया की महान पेंटिंग है। तो चलिए जानते हैं मोनालिसा कौन थी। मोनालिसा के बारे में बहुत सारी थ्योरी हैं, लेकिन पहली बार बताया था 1550 में जॉर्जियो वसारी ने, जिन्होंने लियोनार्डो दा विंसी की आत्मकथा लिखी। इनके अनुसार ये लेडी जो इस तस्वीर में है उसका असली नाम लीजा गेरार्डिनी है, जिनकी शादी हुई थी सिल्क ट्रेडर के साथ जिनका नाम फ्रांसेस्को डेल जियोकोंडो था। और इन्हीं ने अपनी वाइफ की पेंटिंग बनवाई थी लियोनार्डो दा विंसी से। यहीं से इनका असली नाम पता चला, जो शादी के बाद लीजा गेरार्डिनी से हो गया था लीजा जियोकोंडो। जियोकोंडो का मतलब होता है हंसमुख, और इनकी पेंटिंग में इनकी मुस्कुराहट ही आज तक रहस्यमय बनी हुई है, जिसके लिए पेंटिंग आज भी जानी जाती है। कभी तो ये आपको हंसती हुई नजर आएंगी और कभी उदास। आप जिस दिशा में जाएंगे ये आपको देखती हुई नजर आएगी। तो ऐसा क्या राज था मुस्कान में? तो सबसे पहले आपको बता दो कि इस पेंटिंग को किसी पेपर पे नहीं बनाया गया था। इस पेंटिंग को बनाया गया था एक लकड़ी के ऊपर। उस लकड़ी पर यूज किए गए थे ऑयल पेंट्स। इस पेंटिंग में कहीं भी आपको ब्रश के निशान नहीं दिखेंगे, इतनी बारीकी से इस पेंटिंग को बनाया गया था। 1503 में ये पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी ने बना दी थी, लेकिन उसके बाद उनको फ्रांस के राजा से एक इनविटेशन आता है और वो इटली से इस पेंटिंग को अपने साथ लेकर फ्रांस चले जाते हैं। यहीं पर वो दिन रात मेहनत करते हैं इस पेंटिंग को और निखारने में। सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया मोनालिसा की मुस्कान पर। मुस्कान को इतना मिस्टीरियस बनाया कि 16 साल लग गए और आखिर तक बनाते रहे, क्योंकि 16 साल बाद 1519 में उनकी मृत्यु हो गई और तभी ये पेंटिंग अधूरी रह गई। शायद हो सकता था कि मुस्कान के साथ साथ आंखों या चेहरे पर भी कुछ मिस्टीरियस चीजें वो करते,
कमाल था ना ये चीज कि अधूरी पेंटिंग भी आज भी दुनिया की महान पेंटिंग में से है। लेकिन बात सामने जब आई, जब कहा गया कि मोनालिसा की पेंटिंग में 16 साल तक लियोनार्डो दा विंसी ने कोडिंग की। 2010 में एक साइंटिस्ट ने दावा किया कि मोनालिसा की राइट आई में LV लिखा हुआ है, जिसका मतलब हो सकता है लियोनार्डो दा विंसी, जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर पता चलेगा। और लेफ्ट आई में CE या CB लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है ये मैं नहीं बता सकता। इस बात से सब हैरान रह गए थे, क्या वाकई में ये पेंटिंग कोई मिस्टीरियस है। लेकिन इस चीज को उजागर करने के लिए परमिशन नहीं मिली, क्योंकि ये पेंटिंग अब फ्रांस की संपत्ति है और इस पेंटिंग के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। इस पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरीके से ये आज के फोन का पोर्ट्रेट मोड है। पीछे का बैकग्राउंड इसमें पूरा ब्लर टाइप का लगता है, काफी हल्के रंगों का यूज किया गया, विविड बनाया गया था। और जो मेन तस्वीर थी मोनालिसा की, उसको उभेरा गया था। है ना कमाल की बात कि ये चीज 523 साल पहले लियोनार्डो ने सोच लिया था। और इन्हीं बारीकियों के साथ इस पेंटिंग को इतनी महत्वता आज भी मिलती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 400 साल अंधेरे में रहने के बाद ये अचानक से 1911 से 1913 के बीच में उन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये पेंटिंग वर्ल्ड की मशहूर बन गई। तो ये पेंटिंग 1797 में पहुंचा दी जाती है फ्रांस के पेरिस के लोवरी म्यूजियम में, जहाँ पर ये पेंटिंग आज भी रखी हुई है, जिसको देखने लाखों लोग हर साल पहुंचते हैं। 1911 में इसी म्यूजियम के एक एम्प्लॉय विंसेंजो पेरुगिया ने इस पेंटिंग को चुरा लिया था। कैसे चुराया, वो रात भर म्यूजियम में छुप गया था और सुबह जब म्यूजियम खुला तब चुपचाप उसको कपड़े में ढककर वहां से निकल गया। इसके साथ 2 जने और थे। ये विंसेंजो पेरुगिया बेसिकली इटली से बिलोंग करते थे। ये मानते थे कि ये पेंटिंग इटली की है तो इसको इटली पहुंचाया जाए। लेकिन तभी अचानक से एक दिन बाद पता चलता है कि मोनालिसा की पेंटिंग गायब है और ये दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइन बन गई। 2 साल तक इसको खोजा गया, लेकिन तब भी ये हाथ नहीं आए। फिर क्या हुआ ऐसा कि 2 साल बाद अचानक से इसका पता चला। विंसेंजो पेरुगिया ने इस पेंटिंग को अपने घर के बेडरूम में रख रखा था। 2 साल तक वो यही सोचते रहे कि इस पेंटिंग का क्या किया जाए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि इस पेंटिंग को बेच दिया जाए। तब वो एक सेलर के पास जाते हैं, इस पेंटिंग की डिमांड रखते हैं। कहा मेरे पास वो पेंटिंग है और उसकी कीमत ये है। उस सेलर ने उस पेंटिंग के पीछे लगी मोहर को देखा और ये निश्चिंत हो गया कि ये पेंटिंग मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग है। तभी वहीं से विंसेंजो पेरुगिया पकड़ा गया और 6 महीने तक जेल में रहा। 2 साल बाद ये पेंटिंग उसी म्यूजियम में लौटी और उस समय के बाद ये पेंटिंग दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंगों में से एक बन गई। इस पेंटिंग की कीमत अगर आज आंकी जाए तो $1 बिलियन है। लेकिन फ्रांस के रूल्स और नियम के हिसाब से इस पेंटिंग को नहीं बेचा जा सकता। मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी है। कहा जाता है कि इसको भी लियोनार्डो दा विंसी के टाइम में ही उनके एक स्टूडेंट फ्रांसेस्को मेल्जी ने बनाया था, जो हूबहू उसके जैसी दिखती है, लेकिन मुस्कान में वो बात नहीं। शायद उसके जैसे बनाने की कोशिश की गई हो। लेकिन हैरान तो तब रह जाएंगे जब पता चला कि तीसरी पेंटिंग भी मौजूद है और ये तीनों पेंटिंग फ्रांस में ही है, अलग अलग म्यूजियम के अंदर। तीसरी पेंटिंग मोनालिसा की न्यूड पेंटिंग थी, जिसमें हाथों का स्ट्रक्चर बिल्कुल मोनालिसा के जैसा ही था। इस पेंटिंग को मोना वेना कहा जाता है। इस पेंटिंग को बनाया गया था 1514 से 1516 के बीच में। कहा जाता है कि ये पेंटिंग भी लियोनार्डो दा विंसी के स्टूडेंट ने बनाई, लेकिन ज्यादा फैक्ट यही मिलते हैं कि इस पेंटिंग को भी लियोनार्डो दा विंसी नहीं बनाया। इसके कोई तथ्य सबूत नहीं है कि ये पेंटिंग किसने बनाई, पर हाँ ये उस समय की है जब वो जिंदा थे। अब सबसे बड़ी बात, मोनालिसा की हम पेंटिंग जो अपने फोन में देखते हैं तो काफी बड़ी नजर आती है, लेकिन ये पेंटिंग बहुत छोटी है। इसका साइज लंबाई गुना अगर चौड़ाई करें तो 30 बाई 21 इंचेस है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। और अब सबसे बड़ी बात कि मोनालिसा की पेंटिंग में एक एलियन छुपा है, उसका घर है ये पेंटिंग। पैरानॉर्मल क्रूसिबल एक साइट ने ये दावा किया है कि जब मोनालिसा की पेंटिंग को मिरर में देखा जाए और दोनों पेंटिंग को जोड़ा जाए तो बीच में एक एलियन दिखाई देता है। लेकिन खतरनाक सीक्रेट तो तब रिवील हुआ जब इस पिक्चर में एक कोड दिखाई दिया। कहा जाता है कि लियोनार्डो ने इस पर एक कोड लिखा है इटालियन में, जिसे इटालियन में ला रिपोस्ता सी ट्रोवा की, जिसका मतलब है द आंसर इज हियर, उत्तर यहाँ है।
हालांकि इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है इसकी आज तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये पेंटिंग और भी सोचने को मजबूर कर देती है। मोनालिसा का एक्चुअल में स्टार्टिंग में नेम था मैडोना लीजा। अब मैडोना से वो मोना लीजा बना, एम विद डबल एन के साथ, लेकिन बाद में इसमें से एक एन और ड्रॉप कर दिया गया, इसे मोना लीसा बोला जाने लगा। कुछ लोग आज भी इसे मोना लीजा बोलते हैं। हैरान तो तब रह गए जब लोगों ने इस तस्वीर को सच समझकर इस लेडी से प्यार करना शुरू कर दिया और एक न्यूज ने सबको हैरान कर दिया। 23 जून 1892 पेरिस का एक होटल और उसकी चौथी मंजिल, एक शख्स का नाम था लक मैस्पेरो, और उसने वहां से छलांग लगा दी और कहा कि वो मोनालिसा से बहुत प्यार करता है। एक लेटर में ये सब लिखकर छोड़ गया और कई सालों तक उसका इंतजार किया। इस खबर ने सबको चेता दिया, लेकिन आज भी जब लोग इस म्यूजियम में जाते हैं तो मोनालिसा की इस पेंटिंग को फ्लावर्स दिए जाते हैं, लेटर्स दिए जाते हैं। इसलिए ये पेंटिंग समय के साथ साथ और भी मिस्टीरियस बनती जा रही है, क्योंकि इस पेंटिंग में ऐसा लगता है अभी मोनालिसा बाहर आकर आपसे कहेगी, हेलो कैसे हो आप। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। राम राम सा सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। मदद की पुकार नहीं थी, ये एक ऐसा पैगाम था जिसने समुद्र के सीने पर तैर रहे हजारों जहाजों के कप्तानों की रूह कंपा दी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिल्कुल अकेले हों और अचानक आपको एहसास हो कि आपके पीछे कोई खड़ा है जिसकी सांसें आप अपनी गर्दन पर महसूस कर सकते हैं? क्या आपको कभी ऐसा डर लगा है जिसे आप लफ्जों में बयां न कर पाएं? मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है जो विज्ञान की समझ से परे हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अनसुलझे रहस्यों और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की ये कहानी आपके सोने का तरीका बदल देगी। ये कहानी शुरू होती है जून 1947 में। दूसरे विश्व युद्ध को खत्म हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं बिता था। दुनिया धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। समुद्र के रास्ते व्यापार फिर से जोर पकड़ रहा था। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन, जो हमेशा से अपनी विशालता और गहराई के लिए जाना जाता है, उस दिन एक ऐसे रहस्य का गवाह बनने वाला था जिसे आज 70 साल बाद भी सुलझाया नहीं जा सका है। तारीख का ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन वो जून का ही महीना था। अचानक डच और ब्रिटिश लिसनिंग स्टेशंस के रेडियो रिसीवर पर एक मैसेज बजने लगता है। ये मैसेज मोर्स कोड में था। मोर्स कोड जो उन दिनों जहाजों के बीच बातचीत का सबसे बड़ा जरिया हुआ करता था। लेकिन इस बार जो टिप टिप की आवाज आ रही थी वो बहुत ही अजीब थी। उसकी लय टूटी हुई थी, जैसे कोई घबराहट में बटन दबा रहा हो। जब उस सिग्नल को डिकोड किया गया तो सुनने वालों के चेहरे से खून उतर गया। मैसेज में लिखा था, ऑफिसर और कैप्टन मर चुके हैं, वे ब्रिज और चार्ट रूम में लाशों की तरह पड़े हैं, शायद पूरा क्रू मर चुका है। रेडियो ऑपरेटर को लगा कि शायद ये कोई बुरा मजाक है या फिर कोई टेक्निकल खराबी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के सन्नाटे के बाद उसी सोर्स से एक और मैसेज आया। ये मैसेज पिछले वाले से भी ज्यादा डरावना था। इसमें कोई जानकारी नहीं थी, कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं थे, बस 2 शब्द थे, आई डाई, यानी मैं मर रहा हूं। इसके बाद रेडियो पर सिर्फ एक शोर बचा, एक ऐसा सन्नाटा जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उस जहाज पर कुछ बहुत ही भयानक घटा है। अब सवाल ये था कि ये सिग्नल आ कहां से रहा है। उस वक्त समंदर में मौजूद कई जहाजों ने इस सिग्नल को पकड़ा था। उन्हीं में से एक था सिल्वर स्टार, एक अमेरिकी मालवाहक जहाज जो उस वक्त मलक्का जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब था। सिल्वर स्टार के कैप्टन को जब इस सिग्नल के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने रेडियो ऑफिसर से उस सिग्नल की लोकेशन ट्रेस करने को कहा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना भी उस वक्त के रेडियो ऑपरेटर काफी माहिर थे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये सिग्नल इंडोनेशिया के सुमात्रा तट से कुछ दूर हिंद महासागर के एक सुनसान इलाके से आ रहा है। सिल्वर स्टार ने तुरंत अपनी दिशा बदली। समुद्र की ऊंची लहरों को चीरते हुए वो उस रहस्यमयी जहाज की तलाश में निकल पड़े। कैप्टन के मन में हजारों सवाल थे। क्या उस जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला किया है? क्या वहाँ कोई संक्रामक बीमारी फैल रही है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो इंसानी समझ के बाहर है? जैसे जैसे सिल्वर स्टार उस लोकेशन के करीब पहुंच रहा था, वातावरण में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगा था। कई घंटों की मशक्कत के बाद दूरबीन से देखते हुए वॉचमैन ने चिल्लाकर कहा, जहाज दिख गया। वो जहाज था SS औरोंग मैदान,
दूर से देखने पर वो बिल्कुल शांत लग रहा था। उसके चिमनियों से धुआं नहीं निकल रहा था। उसके डेक पर कोई हलचल नहीं थी। वो बस लहरों के साथ इधर उधर डोल रहा था। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने लाउड स्पीकर पर आवाज दी, हॉर्न बजाया, लेकिन औरंग मैदान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जहाज नहीं बल्कि समुद्र पर तैरता हुआ एक विशाल ताबूत हो। सूरज ढलने वाला था। आसमान का रंग गहरा लाल हो चुका था, जो उस मंजर को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। वो अनुभवी नाविक थे, उन्होंने बड़े बड़े तूफान देखे थे, लेकिन इस सन्नाटे ने उनके पसीने छुड़ा दिए थे। आखिरकार कैप्टन ने फैसला लिया कि एक छोटी सर्च पार्टी उस जहाज पर भेजी जाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वो जब उस जहाज की सीढ़ियां चढ़ेंगे तो उनके सामने मौत का वो तांडव होगा जिसे देखकर सबसे बहादुर इंसान भी कांप जाए। सिल्वर स्टार की छोटी नाव जब औरंग मैदान के करीब पहुंची तो उन्हें एक अजीब सी सड़न की बदबू महसूस हुई, लेकिन ये बदबू सड़ने वाली लाशों की नहीं थी। ये कुछ और ही थी, कुछ ऐसा जो बहुत पुराना और ठंडा था। जैसे ही पहला नाविक जहाज के डेक पर चढ़ा, उसकी चीख निकल गई। डेक पर लाशों का ढेर लगा था, लेकिन वो लाशें वैसी नहीं थीं जैसी किसी युद्ध या बीमारी में होती हैं। अगर आप इस कहानी के अगले हिस्से में जानना चाहते हैं कि उन लाशों की हालत कैसी थी और जहाज के अंदर क्या मिला, लाइक जरूर करें। सिल्वर स्टार के नाविकों ने जब जहाज के डेक पर पहला कदम रखा तो मानो वक्त थम सा गया था। वहां का नजारा किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसा नहीं, बल्कि हकीकत में मौत का एक ऐसा संग्रहालय था जिसे देखकर रूह कांप जाए। डेक पर चारों तरफ लाशें बिछी हुई थीं। ये कोई साधारण मौत नहीं थी। वहां मौजूद हर एक इंसान की लाश एक ही मुद्रा में जमी हुई थी। उनकी पीठ जमीन पर थी, उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और फटी की फटी रह गई थीं, जैसे उन्होंने मरते वक्त किसी ऐसी चीज को देख लिया हो जो इंसानी दिमाग के बर्दाश्त के बाहर थी। उनके हाथ हवा में ऊपर की ओर उठे हुए थे, जैसे वो किसी अदृश्य हमलावर से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों या फिर किसी चीज को धक्का दे रहे हों। उनके चेहरे पर खौफ का वो मंजर कैद हो गया था, जिसे देखकर सिल्वर स्टार के अनुभवी नाविकों की घिघी बंध गई। उनके होंठ खिंचे हुए थे और दांत बाहर निकले हुए थे, जैसे वो आखिरी वक्त में दर्द या डर से बुरी तरह चिल्लाए हों। सर्च पार्टी का नेतृत्व कर रहे ऑफिसर ने जब एक लाश को छूने की कोशिश की तो उसे एक और झटके का एहसास हुआ। हालांकि बाहर तपती गर्मी थी, सूरज की किरणें सीधे जहाज के लोहे पर पड़ रही थीं, लेकिन उन लाशों का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। वहां मौजूद किसी भी शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, न कहीं खून बहा था, न किसी हथियार के घाव थे और न ही जहाज पर किसी संघर्ष के संकेत थे। ऐसा लग रहा था कि मौत जहाज के एक कोने से शुरू हुई और बिजली की रफ्तार से सबको अपनी आगोश में लेती चली गई। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जैसे जैसे नाविक जहाज के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़े, खौफ और गहराता गया। उन्होंने देखा कि जहाज का कुत्ता, जो शायद एक जर्मन शेफर्ड या वैसा ही कोई बड़ा शिकारी कुत्ता था, वो भी डेक के एक कोने में मरा पड़ा था। उसकी हालत भी इंसानों जैसी ही थी। उसके दांत बाहर निकले हुए थे, वो गुर्राने की स्थिति में जम चुका था और उसकी आंखें भी आसमान की तरफ टिकी थीं। ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ता भी उसी अदृश्य ताकत को देख रहा था जिसे देखकर बाकी लोग मर चुके थे। उसने अपनी जीभ तक चबा डाली थी, जो उसके भयानक दर्द या पागलपन की इंतहा को दर्शाता था। सर्च पार्टी अब जहाज के ब्रिज की तरफ बढ़ी, जहां से जहाज को कंट्रोल किया जाता है। वहां का नजारा और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला था। कैप्टन अपनी कुर्सी के पास मरा पड़ा था। उसके चेहरे पर भी वही अकल्पनीय डर के भाव थे। चार्ट रूम में मौजूद ऑफिसर्स अपने नक्शों और उपकरणों के साथ ही ढेर हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो और हर कोई अपनी जगह पर ही खत्म हो गया। वहां की खामोशी इतनी भारी थी कि नाविकों को अपनी ही सांसें और धड़कनें किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थीं। फिर वो उस जगह पहुंचे जहां से वो आखिरी मैसेज आया था, रेडियो रूम। वहां का दृश्य देखकर सबकी सांसें अटक गईं। रेडियो ऑपरेटर अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी उंगली टेलीग्राफ की चाबी पर ही टिकी हुई थी, जिससे उसने आई डाई का संदेश भेजा था। उसका शरीर टेबल पर झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। उस अंधेरे कमरे में रेडियो की हल्की मरमराती आवाज आ रही थी, लेकिन ऑपरेटर खामोश हो चुका था। उसने अपनी आखिरी सांस तक अपना फर्ज निभाया था, लेकिन वो क्या देख रहा था? उसने अपनी आंखों को इस तरह भींच रखा था जैसे वो सामने खड़ी मौत को देखना नहीं चाहता था। कैप्टन के आदेश पर कुछ नाविक जहाज के सबसे निचले हिस्से यानी इंजन रूम की तरफ बढ़े। कायदे से
एक जलते हुए इंजन के पास का तापमान बहुत ज्यादा होना चाहिए, खासकर हिंद महासागर की इस गर्मी में। लेकिन जैसे ही उन्होंने इंजन रूम का दरवाजा खोला, उनके बदन में सिहरन दौड़ गई। अंदर का तापमान किसी फ्रीजर की तरह ठंडा था। वहां मौजूद इंजीनियर और मजदूर अपनी मशीनों के पास ही मरे पड़े थे। उनकी भी वही हालत थी, उठे हुए हाथ, फटी हुई आंखें और चेहरों पर जमा हुआ वो खौफनाक सन्नाटा। इंजन रूम में तो आसमान भी नहीं दिखता, फिर वो लोग किस चीज को देखकर ऊपर की तरफ हाथ उठा रहे थे? वहां न तो कोई जहरीली गैस की गंध थी और न ही धुएं का कोई निशान। सब कुछ अपनी जगह पर सही सलामत था, बस जान गायब थी। जैसे जैसे ये सर्च पार्टी औरंग मैदान के अंधेरे कोनों को खंगाल रही थी, उन्हें महसूस हुआ कि ये जहाज अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है। हर पल उन्हें ऐसा लग रहा था कि अंधेरे में से कोई उन्हें देख रहा है। वो लाशें जो हिलडुल नहीं सकती थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उनकी फटी हुई आंखें सर्च पार्टी का पीछा कर रही हैं। अजीब सी बेचैनी ने उन बहादुर नाविकों को घेर लिया था। तभी अचानक एक नाविक ने महसूस किया कि जहाज के फर्श से हल्का सा धुआं उठ रहा है। ये धुआं कहां से आ रहा था, किसी को नहीं पता था। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने तुरंत फैसला लिया कि अब और देर करना मौत को दावत देना होगा। उन्होंने अपने लोगों को वापस अपनी जहाज पर आने का हुक्म दिया, लेकिन वो औरंग मैदान को यूं ही नहीं छोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि इस जहाज को टो करके किनारे तक ले जाया जाए, ताकि इस रहस्य की जांच की जा सके। उन्हें क्या पता था कि समंदर का ये रहस्य खुद को कभी उजागर नहीं होने देगा। इस कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, जिसमें आप जानेंगे कि जब जहाज को खींचने की कोशिश की गई तो वहां क्या धमाका हुआ। अगर आपको ये रहस्य रोमांचित कर रहा है तो लाइक करना ना भूले। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने भारी मन से फैसला लिया कि इस रहस्यमयी जहाज एसएस औरंग मैदान को यूं ही बीच समंदर में नहीं छोड़ा जा सकता। ये न सिर्फ एक समुद्री नियम था, बल्कि उनके अंदर की जिज्ञासा भी थी कि आखिर इस जहाज के साथ हुआ क्या है। उन्होंने अपने क्रू को आदेश दिया कि मजबूत लोहे की जंजीरों और टो लाइंस को औरंग मैदान के अगले हिस्से से बांध दिया जाए। नाविकों के लिए उस खौफनाक जहाज पर दोबारा कदम रखना किसी सजा से कम नहीं था, लेकिन कैप्टन का हुक्म सर्वोपरि था। जैसे ही नाविक दोबारा उस डेक पर चढ़े, उन्हें एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। अभी कुछ ही मिनट बीते थे, लेकिन उन लाशों की हालत बदलने लगी थी। जो शरीर कुछ देर पहले तक बर्फ की तरह ठंडे और अकड़े हुए थे, अब उनमें से एक भयानक सड़न की बदबू उठने लगी थी। ये बात विज्ञान के हिसाब से नामुमकिन थी। किसी भी इंसान का शरीर इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं हो सकता, खासकर तब जब वो कुछ ही घंटों पहले मरा हो। लेकिन औरंग मैदान पर वक्त और कुदरत के नियम जैसे काम ही नहीं कर रहे थे। लाशों का मांस गलने लगा था और उनकी फटी हुई आंखों से एक अजीब सा तरल पदार्थ निकल रहा था। नाविकों की हिम्मत जवाब देने लगी थी। वे बस जल्दी से जल्दी काम खत्म करके वहां से भागना चाहते थे। बड़ी मशक्कत के बाद टो लाइन को जोड़ दिया गया। सिल्वर स्टार के विशाल इंजन ने जोर लगाया और जंजीरें तन गईं। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे औरंग मैदान किसी चट्टान की तरह अपनी जगह जमा हुआ है। सिल्वर स्टार का इंजन पूरी क्षमता से गरज रहा था। समंदर का पानी प्रोपेलर के दबाव से सफेद झाग में तब्दील हो गया था, लेकिन वो जहाज हिलने को तैयार नहीं था। कैप्टन हैरान थे कि एक साधारण मालवाहक जहाज इतना भारी कैसे हो सकता है। क्या इसके होल्ड में कोई ऐसा गुप्त माल था जिसका वजन अंदाजे से कहीं ज्यादा था? तभी औरंग मैदान के निचले हिस्सों से एक अजीब सी आवाज आने लगी। ये किसी धातु के चटकने या किसी विशाल जानवर के कराहने जैसी आवाज थी। लोहे की जंजीरें कसमसाने लगीं। सिल्वर स्टार के क्रू ने देखा कि औरंग मैदान के डेक के नीचे से, यानी होल्ड नंबर 4 के पास से गहरे काले रंग का धुआं निकलने लगा है। ये धुआं सामान्य आग के धुएं जैसा नहीं था। ये बहुत घना, चिपचिपा और गहरे नीले रंग की झलक लिए हुए था। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने दूरबीन से देखा कि धुआं तेजी से बढ़ रहा है। उन्हें तुरंत खतरा महसूस हुआ। उन्होंने चिल्लाकर अपने आदमियों को वापस आने का इशारा किया। जल्दी बाहर निकलो, लाइन काटो अभी। नाविक जो अभी औरंग मैदान के करीब थे, अपनी जान बचाकर अपनी छोटी नाव की तरफ भागे। वे जैसे ही सिल्वर स्टार के डेक पर सुरक्षित पहुंचे, उन्होंने कुल्हाड़ी से टो लाइन को काट दिया। जंजीरें टूटते ही औरंग मैदान आजाद हो गया, लेकिन अब वो एक जलता हुआ नरक बन चुका था। धुएं के बीच से आग की लपटें नहीं दिख रही थीं, बल्कि एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। और फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने समंदर को हिला कर रख दिया। वो धमाका इतना जोरदार था
कि सिल्वर स्टार जैसा विशाल जहाज भी खिलौने की तरह लहरों पर उछल गया। ओरंग मैदान का बीच का हिस्सा फट गया और वो जहाज पानी से कई फीट ऊपर हवा में उठ गया। लोहे के टुकड़े और मलबा आसमान में हजारों फीट ऊपर तक उछला। धमाके के बाद जो सन्नाटा छाया वो पहले से भी ज्यादा डरावना था। ओरंग मैदान के परखच्चे उड़ चुके थे। वो धीरे धीरे पानी में समाने लगा। देखते ही देखते वो रहस्यमय जहाज, उसकी वो खौफनाक लाशें, वो डरा हुआ कुत्ता और वो सब कुछ जो उस पर मौजूद था, हिंद महासागर की हजारों फीट गहरी गोद में हमेशा के लिए दफन हो गया। सिल्वर स्टार के क्रू बस देखते ही रह गए। जहां एक विशाल जहाज खड़ा था, वहां अब सिर्फ पानी के बुलबुले और जलते हुए तेल की परत बची थी। जब सिल्वर स्टार वापस तट पर पहुंचा और क्रू ने अपनी रिपोर्ट दी तो जांच अधिकारियों को उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। किसी के शरीर पर चोट नहीं थी, लेकिन सब मर गए। इंजन रूम बर्फ जैसा ठंडा था। लाशें मिनटों में सड़ने लगी। ये सब बातें किसी पागल के प्रलाप जैसी लग रही थीं। लेकिन जब उस दिन के रेडियो लॉग्स चेक किए गए और पता चला कि सिल्वर स्टार के अलावा भी कई जहाजों ने वो आई डाई वाला सिग्नल सुना था, तब अधिकारियों के माथे पर बल पड़ गए। सरकार और खुफिया एजेंसियों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। कई सालों तक इस घटना का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया गया। लोग कहने लगे कि SS ओरंग मैदान नाम का तो कोई जहाज कभी रजिस्टर ही नहीं हुआ था। लेकिन क्या वाकई अगर जहाज नहीं था तो वो सिग्नल कहां से आया? वो लाशें किसकी थीं? और सिल्वर स्टार के नाविकों ने जो देखा, क्या वो सामूहिक मतिभ्रम था? सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। कुछ गुप्त दस्तावेजों से पता चला कि ओरंग मैदान एक घोस्ट शिप थी, जिसका इस्तेमाल ऐसी चीजों को ले जाने के लिए किया जा रहा था जिन्हें दुनिया की नजरों से छुपाना जरूरी था। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें नर्व गैस या खतरनाक रसायनों का जखीरा था जो लीक हो गया। लेकिन ये थ्योरी उस बर्फ जैसी ठंड और उठे हुए हाथों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस रहस्य के तार अब एक ऐसी जगह से जुड़ने वाले हैं जो आज के दौर का सबसे बड़ा समुद्री रहस्य है। क्या ओरंग मैदान का गायब होना महज एक इत्तेफाक था, या उस इलाके में कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो इंसानों को निगल जाती है? इस रहस्य की अगली कड़ी में हम उन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो आपके दिमाग की नसें हिला देंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि CIA के गुप्त दस्तावेजों में इस बारे में क्या लिखा है, लाइक जरूर करें। जब ओरंग मैदान का मलबा समंदर की गहराइयों में समा गया तो सिल्वर स्टार के क्रू को लगा कि शायद अब ये खौफनाक मंजर उनके पीछे छूट जाएगा। लेकिन असलियत ये थी कि वो मंजर उनके साथ हमेशा के लिए जड़ चुका था। जब ये जहाज वापस बंदरगाह पहुंचा तो इसकी खबर आग की तरह फैल गई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड से लेकर ब्रिटिश इंटेलिजेंस तक हर कोई इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर एक चलता फिरता जहाज चंद घंटों में मौत का टापू कैसे बन गया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, चौंकाने वाली बातें सामने आईं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात ये थी कि लॉयड्स रजिस्टर ऑफ शिपिंग, जो दुनिया भर के जहाजों का लेखा जोखा रखता है, उसमें SS ओरंग मैदान नाम के किसी जहाज का जिक्र ही नहीं था। अधिकारियों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी करार देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब जहाज का रिकॉर्ड ही नहीं है तो वो जहाज मौजूद ही नहीं था। लेकिन सिल्वर स्टार के कैप्टन और क्रू अपनी बात पर अड़े थे। उन्होंने सिर्फ जहाज देखा ही नहीं था, बल्कि उसे टो करने की कोशिश भी की थी। क्या ये मुमकिन है कि कोई विशाल जहाज समुद्र में बिना किसी कागजी कार्यवाही के घूम रहा हो? यहीं से शुरू होती है साजिशों की वो परतें जो इस कहानी को और भी डार्क बना देती हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि ओरंग मैदान एक घोस्ट शिप थी जिसे जानबूझकर किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया था। ये जहाज दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की एक सीक्रेट यूनिट, जिसे यूनिट 731 के नाम से जाना जाता था, उससे जुड़ा हुआ हो सकता था। यूनिट 731 अपने क्रूर बायोलॉजिकल और केमिकल प्रयोगों के लिए कुख्यात थी। कहा जाता है कि युद्ध खत्म होने के बाद जापानियों ने अपने खतरनाक केमिकल हथियारों और जहरीली गैसों को ठिकाने लगाने के लिए इन गुमनाम जहाजों का इस्तेमाल किया था। तो क्या ओरंग मैदान के होल्ड में पोटेशियम साइनाइड और नाइट्रोग्लिसरीन जैसे खतरनाक रसायनों का जखीरा था? अगर जहाज के स्टोर रूम में रखा साइनाइड पानी के संपर्क में आया हो तो उसने एक ऐसी जहरीली गैस पैदा की होगी जिसने पूरे क्रू को पलक झपकते ही मार दिया। साइनाइड की मौत बहुत दर्दनाक होती है, जिसमें इंसान का दम घुटने लगता है
और वो हवा के लिए छटपटाता है। ये थ्योरी उन फटी हुई आंखों और खुले हुए मुंह को तो समझाती है, लेकिन इंजन रूम की उस हड्डियां जमा देने वाली ठंड का क्या? विज्ञान कहता है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन से गैस बनती है तो आमतौर पर वहाँ तापमान बढ़ना चाहिए, गिरना नहीं। तो फिर वो ठंड कहाँ से आई? कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब बड़ी तादाद में लोग एक साथ बहुत ज्यादा डर और दर्द में मरते हैं तो वहाँ की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है। क्या ओरंग मैदान पर किसी ऐसी दूसरी दुनिया की ताकत का साया था जिसने उन सब की रूह को एक झटके में निचोड़ लिया? सिल्वर स्टार के नाविकों ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें देख रही है। क्या वो चीज आज भी उस मलबे के साथ नीचे समुद्र में मौजूद है? 1952 में, यानी इस घटना के 5 साल बाद, यूएस कोस्ट गार्ड ने एक आधिकारिक पब्लिकेशन में इस केस का जिक्र किया। अगर ये कहानी सिर्फ एक अफवाह होती तो दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट गार्ड एजेंसी इसे अपनी रिपोर्ट में क्यों शामिल करती? उन्होंने लिखा कि जहाज पर मौजूद हर इंसान के चेहरे पर अकल्पनीय खौफ था। उनकी आंखें सूरज की तरफ टकटकी लगाए हुए थीं। सोचिए, एक अंधा कर देने वाली रोशनी के बीच वो लोग क्या देख रहे थे? क्या वो कोई उड़न तश्तरी थी जिसने जहाज पर अपनी किरणें छोड़ी, या फिर समुद्र की गहराई से कुछ ऐसा निकला था जिसका सामना करने की ताकत किसी इंसान में नहीं थी? एक और थ्योरी जो बहुत मशहूर हुई वो थी मीथेन गैस की थ्योरी। समंदर की गहराई में मीथेन के विशाल भंडार होते हैं। कभी कभी ये गैस बुलबुलों के रूप में अचानक ऊपर आती है। अगर ओरंग मैदान के नीचे से कोई विशाल मीथेन का गुब्बारा फटा हो तो वो न सिर्फ जहाज के इंजन को बंद कर सकता है बल्कि आसपास की ऑक्सीजन को भी खत्म कर सकता है। ऑक्सीजन की अचानक कमी से इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। लेकिन ये थ्योरी भी ब्लास्ट और उस अजीब मोर्स कोड के जवाब नहीं दे पाती। वो ऑपरेटर जिसने आखिरी सांस तक मैसेज भेजा, उसने आई डाई क्यों कहा? क्या उसने अपनी मौत को अपनी आंखों से सामने खड़े देखा था? जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। उनमें से कईयों ने रात में चीखना शुरू कर दिया था। उन्हें वो आंखें, वो उठे हुए हाथ और वो डरा हुआ कुत्ता सपनों में दिखाई देते थे। वो गवाही देना तो चाहते थे, लेकिन सरकारें उन्हें चुप करा रही थीं। आखिर क्या छुपाना चाहती थी CIA? जब सालों बाद RTI के जरिए इस जहाज के बारे में सवाल पूछे गए तो जवाब आया कि इस फाइल को हाईली कॉन्फिडेंशियल कैटेगरी में रखा गया है। इस कहानी का हर एक मोड़ हमें एक नई पहेली की तरफ ले जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब वैज्ञानिकों ने उस इलाके के नक्शे को गौर से देखा। हिंद महासागर का वो हिस्सा जहां ओरंग मैदान डूबा था, वो आज भी जहाजों के लिए एक काल बना हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक जहाज की कहानी है तो रुकिए, क्योंकि इस रहस्य के तार अब हमारे समय की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना से जुड़ने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि समुद्र के कुछ खास हिस्सों में कोई पोर्टल या कोई ब्लैक होल जैसा कुछ हो सकता है? कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताएं। हम इस मिस्ट्री को उस मोड़ पर ले जाएंगे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको ये डिटेल्स रोमांचित कर रही हैं, को लाइक जरूर करें। इस रहस्यमयी कहानी की परतें जितनी खुलती हैं, उतना ही इंसान का दिमाग सुन्न होता चला जाता है। आज भी जब समुद्री मामलों के विशेषज्ञ इस पर चर्चा करते हैं तो उनके पास सिवाय अटकलों के कुछ नहीं होता। ओरंग मैदान का मामला केवल एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं थी, बल्कि ये गवाही थी उस अनदेखी ताकत की जो आज भी समुद्र की अथाह गहराइयों में कहीं छिपी बैठी है। आखिर CIA ने दशकों तक इस फाइल को क्यों दबाए रखा? जब एलन डेलिस, जो उस वक्त CIA के निदेशक थे, उनके पास इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई तो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उसे टॉप सीक्रेट के बक्से में बंद कर दिया। क्या उस जहाज पर कोई ऐसा हथियार था जिसे अमेरिका या कोई और देश दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता था? या फिर उस जहाज का सामना किसी ऐसी सभ्यता से हुआ था जिसे हम एलियन या UFO कहते हैं? सालों बाद कुछ डच रिसर्चर्स ने दावा किया कि SS ओरंग मैदान शायद एक इल्लीगल शिपमेंट ले जा रहा था जो चीन से सुमात्रा जा रहा था। उनका कहना था कि जहाज के होल्ड में भारी मात्रा में खतरनाक रसायन थे जो अगर लीक हो जाते तो मौत का तांडव मचा सकते थे। लेकिन ये थ्योरी भी उन सवालों के आगे दम तोड़ देती है
कि आखिर लाशें इतनी जल्दी डिकम्पोज क्यों हुई और वो बर्फ जैसी ठंड कहां से आई। अगर हम पैरानॉर्मल नजरिए से देखें तो कई लोग मानते हैं कि हिंद महासागर का वो हिस्सा जिसे मलक्का ट्रायंगल भी कहा जाता है, वहां एक ऐसा पोर्टल या मैग्नेटिक एनोमली है जो वक्त और भौतिकी के नियमों को तोड़ देता है। शायद औरंग मैदान का क्रू किसी ऐसी चीज के संपर्क में आ गया था जो इस आयाम की थी ही नहीं। अब जरा अपना ध्यान आज के दौर की तरफ ले जाइए। साल 2014 मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 अचानक रडार से गायब हो जाती है। 239 लोग आसमान के रास्ते से कहीं ओझल हो गए और आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। दिलचस्प और डरावनी बात यह है कि MH370 के गायब होने की लोकेशन भी लगभग वही थी जहां सालों पहले SS औरंग मैदान ने अपना आखिरी आई डाई मैसेज भेजा था। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर समुद्र के उस कोने में कोई ऐसी अदृश्य ताकत है जो हर कुछ दशकों में इंसानों की बलि मांगती है? दोस्तों, मैंने MH370 के इस रहस्यमयी गायब होने पर एक पूरी और विस्तृत वीडियो पहले ही बना रखी है, जिसमें मैंने उन सभी कड़ियों को जोड़ा है जो इस घटना को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती हैं। अगर आप उस कहानी को भी गहराई से समझना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देखिएगा। औरंग मैदान का सच आज भी उन 2000 फीट गहरे पानी के नीचे दफन है। वो लाशें जिनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, शायद आज भी समंदर की उस अंधेरी गहराई में उसी मुद्रा में पड़ी होंगी, मानो किसी को चेतावनी दे रही हो कि आगे मत बढ़ना। इंसान ने चांद पर कदम रख दिया है, मंगल तक पहुंच गया है, लेकिन खुद की धरती पर मौजूद इन समंदरों के रहस्यों को सुलझाने में आज भी वो खुद को बौना महसूस करता है। समंदर आज भी अपनी लहरों के नीचे ऐसे हजारों राज छुपाए बैठा है जिन्हें शायद कभी बाहर नहीं आना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या SS औरंग मैदान के साथ जो हुआ वो किसी इंसानी गलती का नतीजा था या फिर वहाँ वाकई किसी शैतानी शक्ति का हाथ था? क्या आपको भी लगता है कि MH370 और औरंग मैदान के बीच कोई गहरा कनेक्शन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके विचार इस रहस्य को देखने का एक नया नजरिया दे सकते हैं। अगर आपको ये खौफनाक सफर रोमांचक लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को आपके सामने लाता रहूं, तो इस वीडियो को अपना प्यार दें और इसे लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आप इस परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगली बार जब हम किसी गहरे राज से पर्दा उठाएं तो आप उसे मिस न करें। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया में ऐसे बहुत से कोने हैं जहां सन्नाटा चीख चीख कर अपनी कहानी सुनाना चाहता है। फिर मिलेंगे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने आसपास के रहस्यों पर नजर रखें। धन्यवाद।